हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और दोस्तों, आज आईएसओ 14001 2015 यानी ईएमएस की इस सीरीज में हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जी हाँ दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लॉज क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या कहलाता है। और इसी में जो एक सब क्लॉज है 4.1 जो इश्यूज की बात करता है, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर शुरू की गई है तो उसका एक पर्पस होगा। और जब बात हम कर रहे हैं आईएसओ 14001 की, तो डेफिनेटली इसका एक पर्पस जो होगा वो इन्वायरमेंट को लेकर होगा, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यहां पर बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच ट्राई टू एस्टेब्लिश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज आईएसओ 14001। तो वहां पर उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो अपनी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर सके। जो उसकी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वो मैनेज करें, ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, ठीक। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो इस पर्पस को अचीव करने में दिक्कत पैदा करते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आप उन फैक्टर्स का पता लगाएं, उन फैक्टर्स का पता लगाने की कोशिश करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को प्रभावित करती हैं। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम उन फैक्टर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को प्रभावित करती है, उस पर अफेक्ट डालती है। क्लियर? तो यह है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी में जब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसका सब क्लॉज 4.1 जो कि बात करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज, ठीक है। तो यहां पर बात होती है इश्यूज की। ये जब आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होता है तो आपको इश्यूज को समझ पाना बड़ा इजी हो जाता है। तो क्लॉज 4.1 जो है वो बात करता है इश्यूज की, ठीक है। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात करी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है, ठीक। और उसकी जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसकी कुछ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। क्या करती है? मैनेज करती है। अब इसके मैनेजमेंट के समय कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो कि आपके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसको प्रभावित करती हैं। मतलब जब आप इसको मैनेज करने जा रहे हैं तो वो इश्यूज आपके मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहां से जो ये मैनेज आप कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ इश्यूज जो होते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं, इसके मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जब आप मैनेजमेंट करने जाते हैं तो कुछ इश्यूज होते हैं जो कि इसे प्रभावित करते हैं। अब यहां पे एक बात समझिए, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। देखिए, आप जब ये कह रहे हैं कि हम इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी कोई प्रोसेस करते हैं, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो हमने प्रोसेस करी या जो प्रोडक्ट बनाया तो हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आए जो पर्यावरण के ऊपर, जो एनवायरनमेंट के ऊपर प्रभाव डालें, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आप एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि आपके यहां से हजार्ड निकलेगा, और वो जो हजार्ड है, वो जो 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 केमिकल की प्रोसेस होने के बाद, केमिकल बनने के बाद जो कुछ भी जो आपको नजर आएगा वेस्ट के रूप में, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, वो उसको प्रभावित करेगा, वो उसके ऊपर अफेक्ट डालेगा। अब आप ये कहते हैं कि ये तो होना है ना, हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका कुछ मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि ये जो वेस्ट निकल रहा है, ये जो हजार्डस वेस्ट निकल रहा है, इसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें कि ये सीधे कहीं जाकर किसी नदी में ना मिल जाए, किसी ऐसी जमीन पे ना मिल जाए जो बड़ी उपजाऊ है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक मैनेजमेंट किया। हमने ये मैनेजमेंट किया कि हम एक ऐसे ऑथराइज्ड वेंडर के पास अपना ये जो वेस्ट निकल रहा है केमिकल का, वो देंगे, जो कि उसको फिर बाद में ले जाके उसको कंपोज कर देगा। ठीक है, तो हमने ये मैनेजमेंट किया और इस तरह से हमने हमारी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की कोशिश करी। क्लियर, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल केमिकल नहीं निकालेंगे, हम बिल्कुल कोई कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, है ना। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, है ना, आप काम क्या कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अब अगर आपको डेवलपमेंट करना, आपकी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, तो ये कुछ चीजें तो होंगी और इसका इफेक्ट डेफिनेटली इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, लेकिन आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं और अपनी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, ये सारा खेल, ये सारा जो पर्पस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ ये है। और इसी के ऊपर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो प्रभाव डाल देते हैं, तो आपको इन इश्यूज का पता लगाना है। क्लॉज 4.1 कहता है कि इन इश्यूज को फाइंड आउट करो, फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ इश्यूज। ठीक है ना, जो कि आपके इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैनेजमेंट में प्रभाव डालते हैं, उसके ऊपर कुछ असर डालते हैं। अब ये जो प्रभाव है, ये जो इफेक्ट है, ये जो इश्यूज है, इनका जो इफेक्ट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ वो नेगेटिव ही होगा, हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो। क्लियर, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज की जरूरत है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर 4.1 की, तो हमें उन इश्यूज का पता लगाना है जो कि हमारे जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैनेजमेंट में कुछ प्रभाव डाल सकती है, कुछ असर डाल सकती है, उनको हम पता लगाएं और उनके ऊपर हम काम करें। क्लियर। अब दूसरी जो यहां चीज निकल के आती है कि ये इश्यूज क्या है, तो देखिए ये जो इश्यूज हैं ये आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक, एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो जैसे आपका सोशल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक, इसी तरह और भी आपके हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे इश्यूज आपको एक्सटर्नल के रूप में नजर आते हैं। इंटरनल में आप देख सकते हैं आपके यहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक, ये एक तरह का इश्यू है जो आपको नजर आएगा। या फिर आप ही कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वो भी एक तरह से आपको एक इश्यू के रूप में आपको नजर आएगा। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात करी, तो ये सारे आपके लिए एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज की तरह काम करते हैं। क्लियर। तो जब आप बात करें कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपको वो इश्यूज आइडेंटिफाई करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते समय असर डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। यही बात इस क्लॉज नंबर 4.1 में कही गई है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो बात आज यहां तक, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर बात होगी जो कि होगा इंटरेस्टेड पार्टी क्लॉज नंबर 4.2। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।